हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। तो कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा था कि अरिहंत पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी का बुक निकला हुआ है जिसमें 6 to 12th क्लास के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी को कवर किया गया, साइंस स्पेशली की बात करें हम लोग। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहला चैप्टर हमने फिजिक्स से लिया है प्रकाश। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बुक में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हम जो प्रकाश डिस्कस करने वाले हैं वो किस किस क्लास के किस चैप्टर में दिया गया। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं, और जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन शो करा दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से आराम से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम एमसीक्यू लेकर के चलेंगे ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिविजन कर सकें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है। यदि इसके पथ में अपारदर्शी छोटी वस्तु रखी हो तो यह किनारे पर मुड़ जाती है, तब इस प्रभाव को क्या कहते हैं। तो चैप्टर 10 है और क्लास 10 का एनसीईआरटी ये लिया गया क्वेश्चंस, वो हर जगह मेंशन किया गया, तो आपको ये रेफरेंस भी मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा कि ये जो परिघटना होता है इसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक में एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया गया। जब प्रकाश की किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है तो वे रेखा छिद्र या अवरोध के किनारे पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणों के इस प्रकार आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई रूम है ये, ठीक है, और इसके ऊपर का जो ये रूम में आप देखते हो कि रूम के जस्ट ऊपर में क्या होता है कि छज्जा बना होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक रेक बना रहता है। तो अगर यहाँ पे लाइट हम जलाते हैं, यहाँ पर बल्ब जलता है, तो इस पूरे रेक के ऊपर में भी आपको देखने को मुड़ता है कि लाइट मुड़ करके दिखता है। तो इस तरह की जो घटना होती है उसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्ति वस्तुओं को तब देख पाता है जब कोई व्यक्ति हो वस्तुओं को तभी देख पाता है जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़े और आँख की ओर आए। ये सब चीज़ आप जानते होंगे तो आसानी से आप गेस कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिए कौन सा कथन सत्य है। अगर चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ोगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सत्य जो कथन होगा कि पारदर्शी वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती है। यानी पारदर्शी जो है, ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, वो वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पार होने देगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन बाकी यहाँ पे गलत है, तो हम बी को टिक करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है। कौन सी घटना जो है वो प्रकाश में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश में परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, प्रकीर्णन भी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी के सभी कथन सही है। यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए इसके बारे में आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा प्रकीर्णन की घटनाएं प्रकाश में पाई जाती हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश किरण किसी चमकदार या फिर पॉलिश युक्त सतह से पुनः परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन के नियम के आपके बारे में जानते ही हैं। अपवर्तन में प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विवर्तन में प्रकाश किरण अवरोध के किनारे से आंशिक रूप से मुड़ जाती है। अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था विवर्तन के बारे में। तथा प्रकाश के प्रकीर्णन में प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित धूल के कणों के में बिखर जाती है, और इस कारण से प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये आप जानते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है। यानी शून्यावकाश का मतलब कि उसमें आप वैक्यूम मीडियम लेकर के चलिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पूरे निर्वात में, ठीक है, निर्वात में वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग जनरली हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी सही है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रकाश का शून्यावकाश या फिर निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राप्त उच्चतम चाल है। इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये सब हम जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। बताना है कि हमें असत्य कथन कौन सा है। तो अगर आप आराम से सभी पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि असत्य कथन यहाँ पे कौन सा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सी देखने को मिल रहा है वो असत्य है। सूची छिद्र कैमरे द्वारा खगोलीय पिंड को देखा जा सकता है, ये पॉइंट गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए पहले तो आप बाकी ऑप्शंस पे नज़र डालिए। सत्य है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, सही है। छाया देखने के लिए प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है, ये भी सही है। अपारदर्शी मतलब ओपाक्यू जिसको बोलते हैं कि जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकता है, उस टाइप का। तो यहाँ तक क्लियर। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए प्रकाश परावर्तक आवश्यक है, परावर्तन आवश्यक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत था ऑप्शन सी। अब गलत क्यों है ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से देखिए लिखा गया कि सी असत्य है क्योंकि सूचित छिद्र कैमरे द्वारा पेड़ अथवा इमारतों की प्रतिबिंब देखा जा सकता है, अतः इसके द्वारा खगोलीय पिंड को प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो पॉइंट है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सत्य है क्या असत्य है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है। तो बिल्कुल सही है कि समतल दर्पण की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और बिंब के समान ही बनता है समतल दर्पण में। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। और मैंने दर्पण और लेंस पर एक अलग वीडियो बनाया हुआ था, आपको प्रोवाइड भी कराया एमसीक्यू फॉर्मेट में। उसमें अच्छे तरीके से प्रतिबिंब बना करके बताया गया, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति ही दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसमें उल्टा होता है। तो यहाँ पे केवल और केवल एक सही होगा। इसके बारे में आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको दूंगा। पीडीएफ में आप आराम से एक्सप्लेनेशन को पढ़ के समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम सारे एक्सप्लेनेशन को आपके सामने डिस्कस नहीं कर पाएंगे वीडियो में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि परावर्तन के नियमानुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो कथन दिया गया, दोनों को पढ़ करके बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण भिन्न भिन्न होते हैं, क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, भिन्न नहीं होता है। जब आपतन कोण होता है तो जिस कोण से आता है उसी कोण से परावर्तन भी होता है। अभिलंब ये हो गया, तो जिस कोण से आएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये चीज़ हमने पढ़ रखा है। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। पहला गलत है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें सभी एक तल में होते हैं। तो ये तो परावर्तन का पहला नियम ही है, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं कि नियम ही है। तो ये पॉइंट हमारा गलत है, यानी सॉरी, पहला नियम तो ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम हमारा ये होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे सही होगा, केवल और केवल दो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा कथन असत्य है। जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तब इसे विसरित परावर्तन कहते हैं, बिल्कुल सही है। चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना जो है वो नियमित परावर्तन कहलाता है, ये भी सही है कि चिकने पृष्ठ से अगर होगा तो उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं, और अगर खुरदरे से हो रहा है, समानांतर नहीं हो रहा है, तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखिए गलत है, ऐसा नहीं होता है, पालन होता है, राइट। और नियमित परावर्तन में परावर्तनों के नियम का पालन होता है, ये तो बाकी सही है। तो यहाँ पे असत्य होगा जो कि सी। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि क्योंकि विसरित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन में भी परावर्तन के नियम वैध होते हैं, ठीक है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पॉलिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समानांतर होती है और इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है तथा नियमित परावर्तन में परावर्तन के नियम वैध होते हैं। यानी दोनों परावर्तन में जो परिवर्तन के नियम है वो परावर्तन के नियम है वो वैध होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब नियम भंग नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि दर्पण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि चम्मच की भीतरी पृष्ठ
अवतल दर्पण की भांति कार्य करती हैं, सही है। अवतल दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ये भी सही है। उत्तल दर्पण का परावर्तन पृष्ठ बाहर की होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा आता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ये गलत है, क्योंकि आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी अथवा वास्तविक हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आभासी होता है, हमेशा आभासी नहीं होता है, वास्तविक भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि आपको बताना है कि कथनों पर विचार करिए और बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के पृष्ठ का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण जो है वो जाहिर सी बात है कि अधिक क्षेत्र का दृश्य बनाता है, ये सही है। अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले के निरीक्षण में लिए डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं, ये सही है। पार्श्व दर्पणों के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ये गलत है। ठीक है, पार्श्व देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अवतल दर्पण का। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है और कहेंगे कि असत्य जो है ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लियर लिखा गया कि सही उत्तर केवल सी होगा, क्योंकि पार्श्व दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड मिरर यानी पार्श्व मतलब साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य थे, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर में बताया। अब अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किन वस्तुओं में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आप ये बताइए कि किन वस्तुओं में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है कि वाहनों के अग्र दीपों में यानी हेडलाइट्स के रूप में। ठीक है, टॉर्च में भी हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में ये गलत है, खगोलीय दूरदर्शी में तो नहीं होता है। सेविंग दर्पण में होता है और सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। यानी 1 2 4 5 1 2 4 5 यहाँ पे सही है। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। बाकी जो भी बताया गया आपको वो सब कुछ क्लियरली था, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा कि खगोलीय दूरदर्शी में बड़े द्वारक का उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो किस गुण को प्रदर्शित करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो प्रकाश का अपवर्तन यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी घटना या फिर घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करती है। प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करता है तो आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा होना, ये बिल्कुल सही है। पानी से भरी हुई टंकी का तली थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना यानी कम गहराई प्रतीत होना, ये भी सही है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग में विचलित होना, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम तीनों के तीनों कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सघन और विरल है क्या। तो चलो मान लें कि एक ये हो गया, ठीक है। ऊपर का जो माध्यम है सघन मतलब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। सघन हम ले लेते हैं कांच, ठीक है, सघन कांच, और जो ये सघन माध्यम हो गया। और विरल माध्यम की बात करें तो इससे थोड़ा सा जो कम घनत्व होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं जल ले लो, ठीक है, जल। तो कांच से अगर जल में जा रहा है, ये नीचे पूरा कांच हो गया, ठीक है, ऊपर पूरा जल है। तो अगर कांच से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर सघन से पहले जो डेंसर मीडियम था अगर वो रेयर मीडियम में जा रहा है तो उसके चाल जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको घटेगा नहीं, बढ़ेगा, उल्टा मैं बता रहा हूँ। तो चाल क्या हुआ कि बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी वो घना माध्यम में था। अब घना से अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक से अगर कम ट्रैफिक में आओगे तो स्पीड जाहिर सी बात है कि बढ़ जाएगी। तो यही बात है कि पहले यहाँ पे कांच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और यहाँ पे अब जल में बहुत कम ट्रैफिक है। तो ज़्यादा ट्रैफिक से अगर कम ट्रैफिक में आएंगे तो चाल हमारा बढ़ जाएगा, स्पीड हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे वही बात होगा कि इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सघन और विरल क्लियर रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न कह रहा है कि अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कौन सी घटना पर आधारित होता है।
तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त कौन सी घटना पर आधारित होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है। यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए सब कुछ यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया कि कहाँ से ये लिया गया, क्लास 10th के एनसीईआरटी से चैप्टर 11 से लिया गया। तो आपको ये चीज़ भी पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस बनाया गया है, कहाँ से क्वेश्चंस लिया गया। बहुत अच्छा बुक है, तो आप लोग ज़रूर इस पूरे सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू करना। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश सघन से विरल माध्यम में गमन करता है। बिल्कुल सही है। जैसे सघन से जो विरल मैंने बताया कांच से जल में, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही होता है, तो ये सही है। प्रकाश का अपने पथ से विचलित होना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, ये गलत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसे हम लोग नहीं कहते, बल्कि सतह से परिवर्तित होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट तो सही है, कथन हमारा ए सही होगा, लेकिन 2 गलत है। आप यहाँ पे पढ़िए, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्शन में प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तथा आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपतन कोण क्रांति कोण से हमेशा अधिक होता है। ठीक है। कथन 2 असत्य है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण दोनों माध्यम में अलग करने वाली सतह से वापस सघन माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यह अपने पथ से विचलित नहीं होती है, बल्कि सतह से परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है, पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रकाश सघन से विरल में जाता है और आपतन कोण हमेशा क्रांति कोण से अधिक होता है। ये 2 चीज़ याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, तो यहाँ पे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मृग मरीचिका हम जानते हैं, मेरे जिसको कहा जाता है, ये हो गया। साथ ही साथ हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। साथ ही साथ प्रकाश तंतु का निर्माण जो होता है वो इसी घटना पर आधारित होता है। तो ये 3 चीज़ जो है यहाँ पे फिलहाल सही होगा। तो 1, 2, 3 करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों याद रखिएगा, हीरे का चमकना खास करके पूछा जाता है, और प्रकाशीय तंतु जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। ये 2 प्रश्न कई बार पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि लेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लेंस और दर्पण, ये 2 मैंने अलग से एक टॉपिक कराया हुआ है बहुत पहले, उसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चंस के साथ मैंने कराया था, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि लेंस 2 गोलीय दर्पणों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये पॉइंट क्या कह रहा है कि लेंस जो है 2 गोलीय दर्पणों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है, तो ये सही है। ठीक है। लेंस को उपसारी लेंस कहा जाता है, यानी उत्तल लेंस को उपसारी कहते हैं। ये उपसारी नहीं, अपसारी कह रहे हैं ना, अपसारी ये गलत होगा। उपसारी तो ठीक था, लेकिन अपसारी है। अपसारी अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ पे दोनों ये उल्टा लिखा गया, क्योंकि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। तो ये दोनों गलत एक दूसरे से। तो करेक्ट होगा क्या होगा? केवल और केवल एक। ठीक है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पे आप आराम से पढ़ लेना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ें तो यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन के अगर हम देखें तो 4 ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देख रहे हैं ऑप्शन सी, लेंसों को संयोजित करने पर प्रतिबिंब आवर्धित व सुस्पष्ट नहीं बना सकते। ये पॉइंट गलत होगा, यहाँ पे असत्य है। बाकी पॉइंट सभी के सभी सही है, खास करके ऑप्शन डी याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर, ये पॉइंट याद रखना है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता वह है, और ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, कई बार अलग अलग पेपर्स में ये पूछा जा चुका है। तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस जो होता है वो किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? पढ़ने के काम आने वाले जो ग्लासेस होते हैं वो उत्तल लेंस के बने होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिज्म से निकलने के बाद निम्न में से रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। जब आप पता होगा कि जब ये कोई
जो प्रकाश है वो अगर प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है। तो इसमें जो सबसे कम विचलित होता है वो है आपका रेड, और सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो है बैंगनी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो 7 रंग जो होता है इनको अलग करने का तरीका है वर्ण विक्षेपण। हम जानते हैं जैसे कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ए को टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो 2 कथन यहाँ पे पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान से अगर हम ऑप्शंस पे नज़र डालें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंद्रधनुष प्रकाश के 7 वर्णों से मिलकर के बना, यह सही है। प्रकाश के 7 वर्ण मिलकर के लाल प्रकाश उत्पन्न करता है, ये गलत है, सफ़ेद बनता है। तो कथन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि। हर जगह आप देखेंगे कि लाल प्रकाश का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है ट्रैफिक में, चाहे फिर रेड लाइट के रूप में, सिग्नल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि ये विचलित कम होता है। तो विचलित कम होने की वजह से ये काफ़ी दूर तक देख पाते हैं, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, लंबाई सर्वाधिक होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। और एक प्रश्न तो पहले बहुत पूछा जाता था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, यहाँ पे सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो देखिए टिंडल जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना द्वारा, और साथ ही साथ घने जंगल में वितान से सूर्य प्रकाश के गुजरने पर वो भी हम देख पाते हैं टिंडल प्रभाव को। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा कि टिंडल प्रभाव जो होता है, टिंडल प्रभाव वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सी घटनाएं जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है वो स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना, ये सही है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये भी सही है। और गहरे समुद्र का नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित। तो तीनों के तीनों सही होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सा कथन परितारिका से संबंधित नहीं है। परितारिका से संबंधित नहीं है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो हम कह सकते हैं वो है हमारा परितारिका से ऑप्शन डी। परितारिका नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव करती है, ये एक चीज़ हमारा गलत है, ये हमारा गलत होगा। और इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन किया गया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा परितारिका जो है वो आँख को विशेष रंग प्रदान करता है, जैसे कि किसी का रंग नीला होना, किसी का रंग भूरा होना, तो वो परितारिका पर ही निर्भर करता है, जिसे हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, हिंदी में इसको परितारिका कहा जाता है। पुतली के साइज को नियंत्रित भी करता है आइरिस ही, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेटिना के संदर्भ में आपको 2-3 चीज़ें दी गई है, आप उसके बारे में बताना है। तो रेटिना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तो हमें क्या बताना है कि असत्य बताना है। तो ये तो सही है कि बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, सही है। नेत्र द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये भी सही है, ठीक है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत समाप्त हो जाता है, ये तुरंत समाप्त नहीं होता, ये चीज़ गलत है। और अंध बिंदु त्रिक तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर बनता है, ये तो सही है, लेकिन गलत यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, मतलब कि पॉइंट सी जो है गलत है। तो यहाँ पे देखिए कितना सेकंड तक रहता है, तो लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है, यानी 1 सेकंड के 16वें भाग तक वो हमारे नेत्र पर ऐसा रेटिना पर प्रभाव रहता है, तुरंत ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मानव नेत्र में त्रिक तंत्रिका का कार्य क्या है। तो मानव नेत्र में त्रिक तंत्रिका जो कार्य है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि उसका जो कार्य होता है विद्युत सिग्नलों का मस्तिष्क तक पहुँचाना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये 2 चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है, यहाँ पे हमें बताना है कि सत्य है, तो बिल्कुल सही है कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके इसके सामने बनता है, इस वजह से ऐसा होता है। अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 पर 3, 3 पर 4, यानी दूर दृष्टि दोष के लिए 3 लेटर वाला, 3 अक्षर वाला जो कि उत्तल होगा, और 3 लेटर वाला जैसे 3 अक्षर वाला निकट है तो उसके लिए 4 अवतल, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है।
नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और हमें बताना है कि सत्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, यानी दूरदृष्टि दोष में स्पष्ट दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है। इसमें निकट रखी वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इस वजह से ऐसा होता है, ये भी सही है। और इस दोष को दूर करने के लिए औता लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल नहीं। दूर दृष्टि दोष है तो उसको 2 पर 3 का इस्तेमाल होता है, यानी कि उत्तर लेंस का इस्तेमाल होता है, ये गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड सही, केवल और केवल हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो नेत्रदान में हम लोग कार्निया का दान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए विचार करना है, आपको बताना है सही कथन क्या है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाली एक अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी मतलब उत्तल लेंस होता है, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस जो होता है वस्तु का वास्तविक, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये भी सही है। दूरदर्शी में औता लेंस का इस्तेमाल होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किया। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इस तरह की रोजाना कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।